622 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस और एसेंशियल्स ऑफ वैलिड टेंडर, ये दो कंसेप्ट स्टडी किए थे। इनमें से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ। अनकंडीशनल का मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन तय पाई उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक डिलीवरी होनी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड ना की जाए प्रोमिसर की तरफ से। कोई एक्स्ट्रा कंडीशन, अगर कोई एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड की जाती है और प्रोमिसर रिफ्यूज कर देता है तो फिर वो वैलिड टेंडर नहीं समझा जाएगा। जैसे प्रोमिसर कहे कि मैं डिलीवरी करने को तैयार तो हूं लेकिन आप मेरी एक और बात भी माने, आप नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट भी मुझे दीजिए, फिर इस कॉन्ट्रैक्ट की मैं डिलीवरी आपको दूंगा, तो ये क्या अनकंडीशनल हुआ? नहीं। तो कंडीशन इसमें अगर प्रोमिसर रिफ्यूज कर देता है तो क्या ये वैलिड टेंडर है? नहीं, वैलिड टेंडर नहीं है। इसमें अगर प्रोमिसर रिफ्यूज कर देता है तो फिर इसमें प्रोमिसर का कसूर नहीं समझा जाएगा, प्रोमिसर का समझा, क्योंकि जब कभी टेंडर वैलिड ना हो और रिजेक्ट कर दिया जाए कसूर किसका है? प्रोमिसर का। और जब कभी टेंडर वैलिड है फिर रिजेक्ट कर दिया जाए प्रोमिसर का कसूर है। क्लियर हो गया जी? और कोई क्वेश्चन? जी जी, होमवर्क असाइनमेंट आपको दी थी, असाइनमेंट अभी डिस्कस करेंगे। उसमें जो रेलिवेंट क्वेश्चन आएगा अगर आपका रिजॉल्व हो जाता है तो ठीक है, वरना वहां पे पूछ लीजिएगा, ठीक है, जब क्वेश्चन सामने आएगा। जी, फॉर होल ऑब्लिगेशन का मतलब यह है कि जो भी जिम्मेदारी है वो पूरी की पूरी अदा करनी है। जैसे इन भाईजान ने मेरा 1 लाख रुपया देना है और ये कहते हैं सर मैं 5-5 हज़ार करके हर महीने आपको पेमेंट करता रहूंगा, तो क्या मैं इनका 5 हज़ार एक्सेप्ट करने के लिए लायबल होकर मुझे देते हैं? मैं कहूँगा भाई होल ऑब्लिगेशन सारे पैसे दो ना जो तुमने देने हैं, किस्तों में थोड़ी, मेरे किस काम के किस्तों में पैसे। तो जो तय पाया है कि जितनी भी प्राइस, आपको पता है ये हमने ऑफर वाले में कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्ट में चैप्टर 2 में भी शायद पढ़ा था कि जो प्राइस तय पाती है वो पूरी पेमेंट करना जरूरी होती है। अगर इंस्टॉलमेंट्स में पे करने की बात की जाए तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होती, वो काउंटर ऑफर हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे भी तकरीबन वही बात कर रहा है कि प्रोमिसर ने जो अमाउंट पे, अब ये कॉन्ट्रैक्ट के बाद की बात कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर 40,000 तय पाया है तो प्रोमिसर ने उसके बाद 40,000 पूरा पे करना है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में इंस्टॉलमेंट का जिक्र नहीं है तो हर इंस्टॉलमेंट कोई नहीं होगी। अगर वो इंस्टॉलमेंट करता है प्रोमिसर और रिफ्यूज कर देता है प्रोमिसर तो फिर इसका मतलब है कसूर किसका है? प्रोमिसर का, क्योंकि ये वैलिड टेंडर नहीं है। वैलिड टेंडर क्यों नहीं है? फॉर होल ऑब्लिगेशन नहीं है, उसने इंस्टॉलमेंट्स कर दी हैं। क्लियर हो गया जी? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए आज के असाइनमेंट की तरफ चलें। जी जी देखिए, हम कहते हैं कि जब टेंडर के एसेंशियल्स पूरे ना हो रहे हो तो वो वैलिड टेंडर नहीं होता। इस सूरत में प्रोमिसर के लिए ये एग्रीमेंट वाइडेबल हो जाता है, उसका राइट है चाहे तो रिसेंड करे चाहे ना करे। इन्होंने मेरे 1 लाख रुपया देने थे, 5-5 हज़ार रुपये करके देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे मैं इसको रिफ्यूज कर दूं और अगर मैं एक्सेप्ट करना चाहूं तो एक्सेप्ट भी कर सकता हूं। यानी मेरा राइट है रिसेंड करने का, लाजमी नहीं कि रिसेंड करना है। तो इसीलिए यहां पे जो एग्रीमेंट होगा वो होगा वाइडेबल। ठीक है, वाइडेबल होगा किसकी ऑप्शन पे? मेरी ऑप्शन पे। क्लियर हो गया? ठीक है, और कोई क्वेश्चन? चलिए अब असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। ये लाइट्स वाला देखिएगा, अगर एडजस्ट करनी है तो कर दे। नजर आ रहा है आप लोगों को? क्लियर? विजिबिलिटी का कोई इश्यू तो नहीं? एंड पे जो भाई बैठे हैं ये कैमरा में भी देख लीजिएगा, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ा जा रहा है सर। डिस्कशन स्टार्ट करें। अच्छा, इसमें एग्जांपल एक होगी लेकिन अगर आप चाहे तो उसे डिफरेंट एंगल से डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कशन के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है कि ये नहीं कि सिर्फ रिक्वायरमेंट के लिहाज से ही आप इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन ला के ज़हन में कोई क्वेश्चन आता है कि सर अगर इस तरह हो जाए तो क्या होगा, वो भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं भी उसमें कुछ अहम चीजें होंगी वो डिस्कस करता रहूंगा। जी, ये हमारा पहला क्वेश्चन कह रहे आजम कॉन्ट्रैक्टेड टू डिलीवर टू बाबर एट हिज वेयर हाउस ऑन 1 नवंबर 500 बेल्स ऑफ कॉटन ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी। एग्रीमेंट हो गया कि 1 नवंबर को इस क्वांटिटी की चीजें डिलीवर करनी है। कहां पे? वेयर हाउस पे। टाइम भी स्पेसिफाइड है, प्लेस भी स्पेसिफाइड है। आजम ब्रॉट द कॉटन ऑफ रिक्विजिट क्वालिटी, जिस क्वालिटी जो रिक्वायर्ड क्वालिटी थी वही लेके आया, टू द अपॉइंटेड प्लेस, उस प्लेस के ऊपर, ऑन द अपॉइंटेड डे, उस दिन के ऊपर, यानी प्रॉपर टाइम एंड प्लेस के ऊपर, ये कहना चाह रहा है। ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, बिजनेस आवर्स में आना चाहिए। उसने देखे टाइम मेंशन किया है, आवर्स मेंशन नहीं किए थे,
तो इसका मतलब उसे कब लाने चाहिए? बिजनेस, और वो बिजनेस हाउस में लेके आया। एंड बाबर टुक द डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो बाबर, तो मसला क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ परफॉर्मेंस इज दिस? एक्चुअल परफॉर्मेंस। शाबाश, उसे डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली। फिर बी, आजम कॉन्ट्रैक्टेड टू डिलीवर टू बाबर एट हिज वेयर हाउस ऑन 1 November 500 bales of cotton of a particular quality. Azam brought the cotton of requisite quality to the appointed place on the appointed day during the business hours. यहां तक सारे कंसेप्ट वही जो प्रीवियस क्वेश्चन था। आगे क्या? एंड बाबर रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स। विच टाइप ऑफ परफॉर्मेंस इज? ये टेंडर या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, या टेंडर कह लें, टेंडर है। अब बेसिकली इसमें क्या आजम नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक में दोबारा इन चीजों को डिलीवर करने के लिए लायबल है? ये एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए क्या है? वॉइडेबल है। वो चाहे तो इसको रिसेंड कर दे, चाहे तो इसको रिसेंड ना करे, उसे कहे ठीक है भाईजान आप मुझे बता दीजिए अगली दफा कब मैं आऊं, मैं तब आ जाऊंगा। दोनों सूरतों में, चाहे रिसेंड करे या ना करे, दोनों सूरतों में इसका राइट है कि डैमेजेस क्लेम करेगा। डैमेजेस क्लेम करे, आने जाने का खर्चा तो क्लेम करना चाहिए ना इसको। फर्ज कीजिए अगर रिसेंड करता है तो फिर साथ में कहेगा जी मेरा जो नुकसान हुआ है वो भरे, और अगर रिसेंड नहीं करता तो भी इसका कुछ ना कुछ नुकसान तो हुआ है ना, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीक में डिलीवर जरूर करेगा, लेकिन वो कहेगा सर प्रीवियस वीक में जो मेरा खर्चा हुआ था एक्स्ट्रा वो मुझे पे करें। तो इसमें इस वक्त इसका एक तो ये राइट है कि कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ आजम, प्लस दूसरा क्या है? राइट, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। सी, नेम प्रॉपरली टेंडर्ड गुड्स टू आसिम इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट आसिम रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द गुड्स। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। व्हाट रेमेडी इफ एनी इज अवेलेबल टू नईम? नईम के पास क्या रेमेडी अवेलेबल है? दो रेमेडी। पहली रेमेडी क्या है? राइट ऑफ रिसीन। अच्छा, राइट ऑफ रिसीन कह लें या ये कह लें कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल, वो एक ही बात है, क्योंकि वाइडेबल का मतलब यही है कि चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रिसीन कर दे, और जब हम वाइडेबल कहते हैं तो इसका भी यही मतलब है कि उसके पास ऑप्शन है, चाहे तो उसे ओके कर दे, चाहे ना। तो राइट ऑफ रिसीन का वर्ड यूज कर लें या कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी, दोनों का मतलब सेम ही होगा। ये बात समझ आ रही? प्लस एक और राइट होगा, शाबाश, डैमेजेस क्लेम कर सकता है, ठीक है। और डैमेजेस जो भी ये मुंह मांगे कहेगा इसको वो मिल जाएंगे, रीजनेबल डैमेज। और वो रीजनेबल डैमेज कोर्ट के पास जब पहुंचेगा ना, कोर्ट इससे कहेगा अपनी कैलकुलेशन लाओ, अपनी कैलकुलेशन लाओ तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है, और कोर्ट फिर इसको देखेगा ये नुकसान रीजनेबल है, इसमें उसने इधर उधर की चीजें तो नहीं डाली, ठीक है। तो जो रीजनेबल होगा कोर्ट उसको प्रूव करेगी। यानी नुकसान को प्रूव करना होता है कि सर मेरा इतना नुकसान हुआ है मुझे भर। ये ज़बानी कलामी बातों के ऊपर कोर्ट नहीं डैमेजेस अलाउ करता, कहता है प्रूफ दीजिए कि कितना नुकसान हुआ है, ठीक है। आगे चल के ना हमें कुछ एडवांस नेक्स्ट चैप्टर में केस स्टडी में वो बताएगा ये भी नुकसान हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये बताइए कोर्ट क्या क्या अलाउ करेगा। तो हमने उसमें से जज करना होगा, जो जो लॉस रेलिवेंट होगा, जो इस इवेंट से रिलेट कर रहा होगा, वो हम कहेंगे ये इसको पेमेंट मिलनी चाहिए। जो कि उसका ऐसा लॉस हुआ जो कि इस इवेंट से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट नहीं करता, वो क्लेम नहीं किया जाए। ये आगे चल के हमने डिसीजन करना होगा कि कौन सा रीजनेबल है जी। नहीं, वो प्रूफ अगर नहीं है तो फिर कोई नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। डी, नईम प्रॉपरली टेंडर्ड ₹75,000 टू आसिम इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट आसिम रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द अमाउंट। इसमें पिछले वाली केस में क्या फर्क है? इसमें अमाउंट वाला है, प्रीवियस वाली में गुड्स वाला था। आसिम रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द अमाउंट। What are the names, rights and liabilities in this case? What are names, rights and नईम कौन है? जो चीज जिसने पैसे देने, बिल्कुल। अच्छा बताइए अब क्या ये एग्रीमेंट वाइडेबल है एट द ऑप्शन? नहीं 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 नहीं, ये इसमें एग्रीमेंट वाइडेबल होने का चक्कर ही कोई नहीं है। वो होता है गुड्स की डिलीवरी पे, टेंडर ऑफ गुड्स पे, टेंडर ऑफ मनी पे नहीं। ये इसकी कोई लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं हुई, ये अभी भी लायबल है और रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट वही पे है, इंटैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट वही पे है, इंटैक्ट है, ठीक है। गुड्स मैंने इनको डिलीवर की ना कर दी, मैं बाद में इनको गुड्स डिलीवर करने का पाबंद नहीं हूं, ठीक है। लेकिन गुड्स इनको डिलीवर कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए, इसके बाद मुझे पेमेंट करने आए, मैंने पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी की, क्या ये बाद में अब ये कहेंगे सर गुड की बार ये रूल था कि एक दफा ऑफर कर दी नहीं तो फिर दोबारा नहीं, क्योंकि हाँ पैसे अभी भी देना चाहिए। हाँ इनका राइट क्या है? इंटरेस्ट नहीं देंगे, अमाउंट लायबिलिटी अभी भी है, अमाउंट पे करनी है। राइट क्या है कि अब इंटरेस्ट पे नहीं करना, क्योंकि डिले इन पेमेंट इसका फॉल्ट नहीं है। ओ जी बिल्कुल, प्रॉमिस का फॉल्ट, शाबाश। डी क्लियर। आगे ई, अस्मा ए सिंगर एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद बाबर
The manager of a theatre to sing at his theatre 2 nights in every week during the next 2 months. And Babar engages to pay her ₹100 for each night's performance. यहां तक क्लियर? हर वीक में 200 रुपीज मिलेंगे इसको सिंगिंग के अगेंस्ट. कह रहा है ऑन द 6th नाइट अस्मा willfully absents herself from the theatre. What are the Babar's rights and liabilities in this case? पहले ये डिसाइड कर ले बाबर कौन है. प्रॉमिसर के प्रॉमिस ही एग्रीव्ड पार्टी है. अच्छा चलिए अब उसके राइट्स भी बताने हैं और लाइबिलिटीज भी बतानी है. राइट्स क्या है? पहला राइट, कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बाबर, या यूं कह ले बाबर हैज ए राइट ऑफ रिसीवन. ठीक है. और दूसरा राइट क्या है? क्लेम डैमेजेस. डैमेजेस क्लेम करेगा कि जी उस दिन मेरे ग्राहक कम आए थे, अब जितना नुकसान हुआ है वो मुझे अदा कीजिए. यह है इसके राइट्स. लाइबिलिटीज क्या है? हाँ, पास्ट परफॉर्मेंस जितना काम किया है उतने पैसे देने पड़ेंगे. जब या 500 शाबाश. जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान रखें दरमियान में जब पार्शियल परफॉर्मेंस होती है ना, तो उसमें अब देखिए कॉमन सेंस क्या कहती है, क्या जीरो पैसे दें? नहीं 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 नहीं, जितना काम कर चुकी है पार्टी उतनी पेमेंट करनी पड़ेगी, उतनी पेमेंट करनी पड़ेगी. क्लियर हुई है बात? आगे चलते हैं, इसमें कोई इशू? आगे चलते हैं. नेक्स्ट स्टेप, Asma singer enters into a contract with Babar, manager of a theatre, to sing at his theatre 2 nights every week during the next 2 months, and Babar engages to pay her at the rate of ₹100 for each night. ये ऊपर वाले केस अभी तक. On the 6th night, Asma willfully absent herself. ये भी वही हो गया. अच्छा आगे क्या कहानी चेंज है? With the assent of Babar, assent का मतलब क्या होता है? Consent. बाबर की रजामंदी के साथ Asma sings on the 7th night. What are the Babar's rights and liabilities in this case? अब उसने केस को एक स्टेप आगे ले गया. अब वो कह रहा है कि बाद में उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया 7th नाइट में. अब केस सारा वही रहा सिवाय एग्रीमेंट अवॉइडेबल नहीं है, क्योंकि अब बाद में उसने उसको रेटिफाई कर दिया. जो अलाउ किया ना 7th नाइट सिंगिंग करने का, इसका मतलब है ये उसकी तरफ से सब्सिक्वेंटली अप्रूवल है, रेटिफिकेशन है. अब एग्रीमेंट वाइडेबल नहीं रहा, लेकिन बाकी का इफेक्ट सेम रहेगा. क्या? डैमेजेस क्लेम कर सकता है और लायबिलिटी क्या है? पिछले पैसे अदा करेगा. एग्रीमेंट अवॉइडेबल नहीं है. क्लियर हो गया? अब ये अगर एग्रीमेंट तोड़ता है, ऊपर अगर एग्रीमेंट को तोड़ता खत्म करता ना, तो इसमें बाबर एग्रीड पार्टी थे. अब अगर बाबर यहां पे 7th नाइट परफॉर्मेंस के बाद एग्रीमेंट खत्म करेगा, तो अब एग्रीड पार्टी बिल्कुल आसमान, अब वो डैमेजेस फिर क्लेम करेगी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के. ठीक है, क्लियर यहां तक? आगे चलते हैं. Next question. In accordance with the contract entered into by Masoom and Mubarak, Masoom has offered to deliver 300 Rolex watches to Mubarak on 1st March 2015. Under the provisions of Contract Act 1872, advise Masoom about the condition which must be satisfied for constituting a valid offer of performance. ये valid offer of performance किसको कह रहा है? क्या ये essentials of offer है या essentials of tender है? हाँ, ऑफर नहीं है, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस है. तो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस बेसिकली टेंडर का ही दूसरा नाम. हाँ जी, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. तो बताइए कितने स्टूडेंट्स को याद है एसेंशियल? सारे हाथ उठाएं और सुनाइए. जिस स्टूडेंट्स ने 5 सुना दिए उसको प्राइज. शाबाश. अनकंडीशनल, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर पर्सन. ये जो बार बार पूछते हैं ये, हाँ वो एंड वाला वही फॉर होल ऑब्लिगेशन. शाबाश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. ठीक है, यही एसेंशियल्स बताने हैं. क्लियर हो? ये कंडीशन ही बतानी थी ना. कंडीशन भाई पीछे भेजते जाए ना, आगे ट्रांसफर होते जाएंगे. ट्रांसफर जी. क्या 3 मार्क्स के लिए सारे एसेंशियल्स एक्सप्लेन करने चाहिए? नहीं, आप सिर्फ हेडिंग बना दीजिए, वो भी चलेगा, लेकिन हेडिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए. यानी हेडिंग से मतलब पूरा समझ में. क्या ये जो नोट्स में हेडिंग दी गई है, इससे मतलब पूरा समझ आ रहा है? अनकंडीशनल होने चाहिए. हाँ पूरा टेंडर में, हाँ समझने वालों को समझ. टेंडर मस्ट बी अनकंडीशनल, टेंडर मस्ट बी एट प्रॉपर टाइम, टेंडर मस्ट बी एट प्रॉपर प्लेस, टेंडर मस्ट बी टू प्रॉपर पर्सन, टेंडर मस्ट बी अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन. नहीं, प्रॉमिसर मस्ट गिव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट, टेंडर मस्ट बी फॉर होल ऑब्लिगेशन, टेंडर मस्ट बी ऑफ एग्जैक्ट अमाउंट एंड लीगल टेंडर.
ठीक है, हाँ इसको इस तरह सेंटेंस फॉर्म में इस तरह भी लिखते तो मेरा ख्याल है चलेगा, लेकिन एहतियातन अगर आप ये इस तरह टेंडर मस्ट भी ऐड करके लिखते तो कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा, तो आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अगर मार्क्स ज्यादा होते तो फिर आप हेडिंग के साथ साथ नीचे एक्सप्लेनेशन, बकायदा हेडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन दोनों चीजें देते। क्लियर जी, आगे चलते हैं। 3 महबूब ए प्रोमिसर एंड सोलत ए प्रोमिजी एंटर इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। However, when Mehboob made an offer of performance, Solat refused to accept the same. Briefly state the rights and responsibilities of Mehboob against such refusal. Also state the essentials of a valid offer of performance under the provisions of essentials। तो आप बता देंगे ना, कह रहा है इसमें अब प्रोमिसर की गलती, अच्छा प्रोमिसर की गलती है क्या है, प्रोमिजी की, प्रोमिजी की, प्रोमिसर ने तो वैलिड टेंडर जो था वो ऑफर किया, तो अब कह रहा है प्रोमिसर के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। टेंडर ऑफ गुड एंड सर्विसेज है कि टेंडर ऑफ मनी है, ये तो इसमें बताया ही नहीं। मैं एक दफा फिर से पढ़ लूं, मैं वो प्रोमिसर नहीं, गुड सारे आ सकते हैं बिल्कुल, वो टेंडर फॉर गुड्स भी हो सकता है, टेंडर फॉर नहीं बताया हुआ, तो गुड़ का होगा क्यों मैं वो पैसे नहीं देता वो हाँ शाबाश, दोनों लिखेंगे, उसने मेंशन नहीं किया, यही पूछने लगा था, उसने मेंशन नहीं भाई, टेंडर फॉर गुड्स है कि टेंडर फॉर मनी मेंशन नहीं किया ना, तो दोनों लिखेंगे। शाबाश, क्लास में कौन स्टूडेंट है जो दोनों बताएगा, शाबाश। के टेंडर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के केस में क्या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और टेंडर फॉर मनी के केस में क्या है। एक मिनट हरी भाई से सुनने दें जी। टेंडर फॉर गुड्स के केस में प्रोमिसर दोबारा गुड्स डिलीवर करने के लिए लायबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी लायबिलिटी खत्म और डैमेजेस क्लेम कर सकता है। शाबाश। टेंडर फॉर मनी के केस में वो स्टिल लायबल है अमाउंट पे करने के लिए, लेकिन इंटरेस्ट पे करने के लिए लायबल है। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। एक दफा फिर तसल्ली कर लें, इसमें टेंडर फॉर गुड्स या मनी स्पेसिफाइड तो नहीं है ना, पक्की बात है, तो हमने इसलिए दोनों को डिस्कस कर दिया। ठीक है, दोनों को डिस्कस कर दिया। शाबाश, आगे जी जी। पीछे सिर्फ गुड्स का दिया हुआ, हाँ मुझे याद कराएगा, मैं इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये टीए नहीं बैठा हुआ, आपने मुझे क्लास के एंड पे याद कराना भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, briefly discuss whether tendering of performance is valid in following cases. Anam, who is a debtor of ABC Limited, offers to pay the amount due if ABC Limited also allots her 500 shares at par value. Valid tender है कि नहीं? टेंडर वैलिड नहीं है, रीजन अनकंडीशनल नहीं है, कंडीशनल है। शाबाश। नेक्स्ट बी, अदील ऑर्डर्ड ए केक फ्रॉम शंग्रीला बेकर्स for his daughter's birthday on 17 August. Shangri-La Bakers brought the cake on 15th August for delivery. Valid tender क्यों? Proper time पे नहीं है। शाबाश, ठीक है। Proper time क्या था? 17 अगस्त। इसका मतलब ये, अच्छा इससे एक कंसेप्ट हमारे सामने आ रहा है जो इस चैप्टर से रेलिवेंट नहीं है, लेकिन चूंकि केस उससे रिलेट कर रहा है, अभी डिस्कस कर रहा हूं, बाद में भी समझाना है, इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव तक वो रेलिवेंट नहीं है। कुछ एग्रीमेंट होते हैं जिनमें टाइम क्रूशल है, कुछ एग्रीमेंट ऐसे हैं जिनमें टाइम क्रूशल नहीं है। इससे एग्री करते हैं? कुछ एग्रीमेंट ऐसे हैं जिनमें टाइम क्रूशल है, कुछ एग्रीमेंट ऐसे हैं जिनमें टाइम क्रूशल नहीं है। आप बता सकते हैं इसमें टाइम क्रूशल है कि नहीं? क्रूशल है। शाबाश शाबाश। टाइम क्रूशल किस वजह से नहीं? ये इस वजह से नहीं है गुड या सर्विसेज, ये नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड कर रहा होता है, नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, वो जाहिर है बर्थडे से पहले या बर्थडे से एक दिन बाद उसके किस काम का, उसके किसी काम का नहीं है। हाँ बिल्कुल, बर्थडे पे का तो टाइम क्रूशल है। ये आगे चल के ना कंसेप्ट ऐड होगा तो मैं आपसे पूछा करूंगा इसमें टाइम क्रूशल है कि नहीं। आपको याद है हमने एलियन एनिमी के साथ जो एग्रीमेंट था उसमें क्या पढ़ा था कि अगर एग्रीमेंट होने के बाद दोनों पार्टीज में जंग होती है तो क्या होगा? पोस्टपोन, सस्पेंड हो जाएंगे या एंड हो जाएंगे। वार के बाद रिवाइव हो सकता है अगर, हाँ तो याद रखिए
अगर एग्रीमेंट, अब कंप्लीट कंसेप्ट दे रहा हूं, अगर उस एग्रीमेंट में टाइम क्रूशल था तो वार के दिनों में अब नहीं हो सकता, वो एग्रीमेंट एंड होगा। और अगर टाइम क्रूशल नहीं था तो वो सस्पेंड होगा, बाद में रिन्यू होगा। फर्ज कीजिए ये केक हमने इंडिया से मंगवाना था और बर्थडे आने से पहले जंग छिड़ गई, ठीक है, बर्थडे आने से पहले जंग छिड़ गई, तो अब जंग के बाद क्या वो केक डिलीवर करेंगे या हम एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। क्यों? टाइम क्रूशल था। जी बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट था। तो कुछ एग्रीमेंट, ये यहाँ पे सिर्फ आपको बर्थडे ज़हन में रखिएगा। एग्जांपल बर्थडे, जब कभी मैं पूछूं ना टाइम क्रूशल है कि नहीं है, आपके इसमें बर्थडे वाली एग्जांपल आ जाए। बर्थडे वाली एग्जांपल पढ़ी थी, उसमें टाइम क्रूशल था। 14 अगस्त को झंडे का ऑर्डर दिया, टाइम क्रूशल है कि नहीं? है। ईद के कपड़े सिलवाने के लिए दर्जी को ऑर्डर दिया, टाइम क्रूशल है कि नहीं? बिल्कुल है। ठीक है। ICAP को बुक्स की फीस सबमिट करवाई, हफ्ता 10 दिन लेट हो गया, टाइम क्रूशल। हाँ कोई बात, महीना भी हो जाए कोई बात नहीं, हमने कौन सा पढ़ना है, आखिरी महीने से पहले पहले आ जानी चाहिए। नेक्स्ट, तो टाइम क्रूशल, टाइम ध्यान में रखिएगा, इसे टाइम इसेंशियल का वर्ड भी यूज करते हैं। टाइम इसेंशियल है या टाइम क्रूशल है। सी आजम इज टेनेंट ऑफ बाबर, ही ऑफर्स हिम रेंट एट ए मैरिज पार्टी। प्रॉपर प्लेस नहीं है, हाँ बिल्कुल, मैरिज पार्टी का है, सोशल इवेंट है, प्रॉपर प्लेस, ये वैलिड टेंडर नहीं। अकरम बास, हाँ एक्सेप्ट करना चाहे कर भी सकता है, करना। अगर वैलिड टेंडर नहीं है ना तो लाजमी नहीं है कि प्रॉमिस ना ही करे, उसका राइट है। ठीक, अगर मैरिज पार्टी पे एक्सेप्ट करना चाहता है पैसे तो कर ले। डी, अकरम वाज लायबल टू डिलीवर द गुड्स टू बाबर आर हिज एजेंट आजम, बट अकरम डिलीवर गुड्स टू हबीब। प्रॉपर पर्सन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, कामरान डिलीवर द गुड्स टू वकास एट 2 PM। ये कौन से, ये रात के 2 बजे हैं, दोपहर वाले? दोपहर वाले, ठीक है। एज एग्रीड बट डिड नॉट अलाउ हिम एनी टाइम फॉर इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स। टाइम तो रीजनेबल है और रीजनेबल है, अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट नहीं दी, वैलिड एसेंशियल पूरे नहीं हो रहे, वैलिड टेंडर नहीं है। एफ, वकास इज डेटर ऑफ बाबर, वकास ऑफर्स टू पे इन इंस्टॉलमेंट्स टू बाबर व्हाइल द कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेटेड पेमेंट इन फुल। कॉन्ट्रैक्ट, इसमें वर्ड स्टिपुलेटेड का मतलब क्या है? स्पेसिफाइड। कॉन्ट्रैक्ट में था फुल पेमेंट होगी, वो इंस्टॉलमेंट्स में कर कंडीशन, होल ऑब्लिगेशन, फॉर होल ऑब्लिगेशन नहीं है, तो ये वैलिड टेंडर है क्या? नहीं है। जी, टेंडरिंग ₹5,000 करेंसी नोट टू ए बस कंडक्टर फॉर ए टिकट ऑफ ₹20, वैलिड टेंडर नहीं है, रीजनेबल नहीं है। एच, टेंडरिंग ए चेक ऑफ ₹20 टू ए बस कंडक्टर फॉर ए टिकट ऑफ ₹20। जी बिल्कुल। चलिए, ये हमारा प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चन थे। अब चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ, क्लोज कर दीजिएगा जी। अब चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ, फ्रेश कंसेप्ट्स की तरफ। आज के फ्रेश कंसेप्ट्स में हमने राइज बुक का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 और 4 कवर करना। ICAP की बुक का रेफरेंस दिया गया है। अच्छा, ICAP की बुक में ना, अब यहां से हमारी बुक और ICAP की बुक के चैप्टर्स में कुछ फर्क आएगा। ठीक है, फर्क किस वजह से आएगा? देखिए, सम टाइम ऐसा होता है, पहले मैं आपको उसकी रीजनिंग बता दूं। ICAP की बुक चेंज होती है, ठीक है। हमने कंसेप्ट्स को ना, हमारी कोशिश होती है किसी भी सब्जेक्ट के कंसेप्ट्स को ऐसी तरतीब के साथ स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट किया जाए कि वो उसको आसानी से समझ सके लॉजिकल अरेंजमेंट के मुताबिक। ICAP की बुक में समटाइम्स वो चैप्टर्स या कंसेप्ट्स आगे पीछे होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने लॉजिकल अरेंजमेंट के साथ और कोशिश करनी होती है इजी टू डिफिकल्ट लेके चलें। ICAP का ऑब्जेक्टिव होता है कि जो कुछ सिलेबस में है सारा कुछ प्रेजेंट करना है, ठीक है। और मेरी असेसमेंट है, कंफर्म नहीं है मुझे, मेरी असेसमेंट है कि शायद ICAP की जो बुक लोग लिखते हैं वो टीचर नहीं, प्रोफेशनल हैं, क्वालिफाइड हैं, बातें ठीक लिखी होती हैं, लेकिन वो टीचर नहीं है। इसलिए कि टीचर्स जब भी बुक लिखता है ना, कोई भी कंसेप्ट, हाँ स्टूडेंट फ्रेंडली होती है। एक तो वो उसको पता है स्टूडेंट की वोकैबुलरी क्या है, कौन सा लफ्ज स्टूडेंट इस्तेमाल करता है, कौन सा स्टूडेंट के लिए कंफर्टेबल नहीं है, वो अल्फाज ऐसे यूज करेगा सेम कंसेप्ट बताने के लिए जो स्टूडेंट के लिए कंफर्टेबल होंगे। प्लस कंसेप्ट्स की अरेंजमेंट के ऊपर भी ध्यान रखेगा। लेकिन बहरहाल हो सकता है मैं भी टीचर हूँ, इसके ऊपर रिकमेंड नहीं करा। ICAP चैप्टर्स को चेंज कर देता है। जैसे प्रीवियस अटेम्प्ट में जो बुक के चैप्टर्स थे उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट थी, अब जो बुक के चैप्टर इनकी अरेंजमेंट बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। अब शुरू में मैंने कोई तकरीबन बुक डिले होने की एक थोड़ी सी रीजन ये भी है, जब ICAP की बुक आई तो मैंने कोशिश की कि एग्जैक्टली ICAP के चैप्टर्स के मुताबिक ही हम अपने चैप्टर्स को प्रेजेंट करें, ताकि स्टूडेंट को तलाश करने में प्रॉब्लम ना हो कोई, उसे पता हमारा चैप्टर 5 उसका भी चैप्टर 5। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि ओवरऑल तो सिलेबस पे कोई फर्क नहीं पड़ता,
सिर्फ एक इधर 2-4 कंसेप्ट इधर के उधर कर दिए, उधर के इधर कर दिए, सिलेबस तो उधर, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का कोई फायदा नहीं है। प्लस इससे हमारी जो एक लॉजिकल अरेंजमेंट है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो फिर हमने डिसीजन ये किया कि अपनी तरतीब हम वही रखेंगे जो स्टूडेंट फ्रेंडली होगी। हाँ, जो स्टूडेंट ICAP की बुक को फॉलो करना चाहते हैं उनके लिए हम रेफरेंस लाजमी दिया करेंगे। और आपने नोट किया होगा कि पहले लेक्चर से हमारी कोशिश होती है, जब से ICAP की बुक आई है, हम जहाँ पे राइस बुक का रेफरेंस देते हैं वहाँ पे ICAP बुक का भी रेफरेंस है, क्योंकि लाजमी नहीं आप सिर्फ राइस की बुक से पढ़ें, ICAP की बुक से भी पढ़ना चाहते हैं तो भी लेक्चर आपके लिए रेलिवेंट होगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कंसेप्ट किधर है। तो यहाँ पे अब देखें चैप्टर 6 ब्रैकेट में लिखा, इसका मतलब क्या है कि ये वाले जो कंसेप्ट है ना दोनों, ये राइस बुक के चैप्टर 6 के लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 और 4 में मिलेंगे आपको। और ICAP की बुक अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें ये कंसेप्ट आपको 2 जगहों पे मिलेंगे। एक कंसेप्ट आपको मिलेगा चैप्टर 6 में सेक्शन 1.5 में, और दूसरा कंसेप्ट मिलेगा चैप्टर 7 में सेक्शन 1.1, 1.2, 1.5 में। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर्स का रेफरेंस इसलिए आ रहा है कि एक कंसेप्ट किसी और जगह पे है, दूसरा कंसेप्ट किसी और। इससे जो स्टूडेंट ICAP की बुक यूज करने को ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। ठीक है, आप सिर्फ ये रेलिवेंट सेक्शन को पढ़ लें, काफी है। उसी तरह हमने जो आपकी असाइनमेंट है उसको भी इसी तरीके से डिवाइड किया। राइस की बुक वाली तो आपको असाइनमेंट सारी चैप्टर 6 में मिल जाएगी, ICAP की बुक वाली आपको कुछ क्वेश्चंस चैप्टर 6 में मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस चैप्टर 7 में। ठीक है, समझ आ रही है ये? इससे पहले हमारा राइस बुक और ICAP की बुक चैप्टर सेम हुआ करते थे, अब से ऑनवर्ड कुछ जगहों पे फर्क आना शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो आइंदा परेशान तो नहीं होंगे इसी से कि चैप्टर 6 है कि चैप्टर 7 है, दोनों है। कुछ हिस्सा लेक्चर का चैप्टर 6 में है, कुछ चैप्टर 7 में। ठीक है, और ये बेसिकली डिफरेंशिएशन ICAP की बुक की आएगी, राइस वाली बुक का हमेशा एक ही चैप्टर का रेफरेंस होगा क्योंकि उसको हमने उसी तरतीब से लगाया हुआ है। आज जो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो दो, पहला परफॉर्मेंस से रिलेटेड, हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में जो भी काम करना है, गुड्स डिलीवर करनी है, सर्विसेज डिलीवर करनी है, अमाउंट पे करनी है, हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, कौन करेगा? डेफिनेटली वन वर्ड इसका आंसर है प्रोमिसर। लेकिन इसकी आगे फर्दर वेरिएशन, क्योंकि रियल लाइफ में बहुत सी वेरिएशन पॉसिबल है। हो सकता है प्रोमिसर की डेथ हो जाए, हो सकता है प्रोमिसर किसी दूसरी जगह पे मौजूद हो, एजेंट, वो पढ़ेंगे हम। फिर दूसरा रूल्स ऑफ जॉइंट प्रॉमिस। जॉइंट प्रॉमिस एक स्पेसिफिक कंसेप्ट है लॉ का, जॉइंट प्रॉमिस। इसकी तरफ मैं आता हूं, पहले हु मे परफॉर्म, इसको डिस्कस कर लें। किसको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है? पहले नंबर पे प्रॉमिसर को। अगर उसकी डेथ हो जाए, डेथ हो जाए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या डेथ नहीं हुई, उसका एजेंट। जैसे मैंने दुकान के मालिक को कहा कि 10 किलो चावल मेरे घर में भेज देना, वो चाहे खुद ले आए प्रॉमिसर, चाहे अपने किसी एम्प्लॉय को भेज दे। अगर उसकी डेथ हो गई और उसके बेटे ने दुकान संभाली और वो भेज दिया उसने, ठीक है, पेमेंट रिसीव करनी है, पार्टी ने खुद पेमेंट दे दी, उसने खुद पेमेंट अपने किसी एम्प्लॉय के हाथ चेक भिजवा दिया, और अगर उसकी डेथ हो गई, मैं गुड्स डिलीवर कर चुका हूं, क्या पेमेंट लेने के लिए अभी भी मैं हकदार हूं? बिल्कुल। अब कौन पे करेगा? लेकिन कह रहा है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट, दो केसेस में, दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जिनमें ये लायबल नहीं है, जिनमें या तो कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिसर ही परफॉर्म करेगा या फिर परफॉर्म होगा ही नहीं। दो, पहला, अगर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट होगा। पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट क्या है? शादी, शाबाश, या आर्ट वर्क। आर्ट वर्क भी पर्सनल नेचर का होता है। कोई आर्टिस्ट बड़ा मशहूर है, हम उसे पेंटिंग बना दो, उसकी डेथ हो गई, उसका एजेंट कहता है मैं बना दूं, उसका बेटा कहता है मैं बना दूं, नहीं, ठीक है। आतिफ असलम को कहा भाई कंसर्ट है आइएगा, मर नहीं गया कोई, वो और कर ले, वो बहुत बीमार हो गया, बहुत तबीयत खराब हो गई है। हाँ, उसका भाई काशिफ असलम आके कह रहा है हाँ भाई मैं परफॉर्म कर दूं, नहीं, ठीक है। अली जफर को, ठीक है, अली जफर को तब अगर प्रोमिसी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे, थर्ड पार्टी से भी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट की जा सकती, लेकिन अगर प्रोमिसी की मर्जी होगी तब, प्रोमिसी की मर्जी के बगैर नहीं, ठीक है। अगर हमारी मर्जी होगी फिर तो कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन परफॉर्म कर सकता है? पहले नंबर पे या प्रोमिसर का, और अगर उसकी डेथ होगी तो या कोई थर्ड पार्टी भी, अगर प्रोमिसी मान जाए तो। और अगर प्रोमिसी ने थर्ड पार्टी से एक्सेप्ट कर लिया,
बाद में वो फर्स्ट पार्टी को कह सकता है और तुमने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं, क्या करो, वो कहेगा भाई थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस ले तो लिया आपने, अब मैं थोड़ी अब बार, ठीक है, 2 दफा परफॉर्मेंस थोड़ी होगी कॉन्ट्रैक्ट की। अगर थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली तो फिर प्रोमिसर से दोबारा क्लेम नहीं कर। हाँ, लीगल, मैं बता रहा था एजेंट और लीगल रिप्रेजेंटेटिव 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म नहीं कर सकते। ये एक पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट जिसमें 2 एग्जांपल दी, मैरिज और आर्ट वर्क, और दूसरा व्हेन कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रेरी इंटेंशन का मतलब ये होता है जब इरादा इनका दूसरा था, यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिख दिया गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसर ही परफॉर्म करेगा, तो फिर चाहे पर्सनल नेचर का ना भी हो, पर्सनल नेचर का, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा, प्रोमिसर करेगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख दिया गया। फर्स्ट कीजिए, आप कॉलेज में आते हैं, ऑफिशियली आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, याद रखिए टीचर के साथ कभी नहीं होता, किसी भी कॉलेज में चले जाए, आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉलेज के साथ, और कॉलेज आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए लायबल है, ठीक है। अगर फर्ज कीजिए आपने किसी स्पेसिफिक टीचर से पढ़ने का कहा, ठीक है, स्पेसिफिक टीचर से पढ़ने का कहा, अगर अब ये कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का नहीं है, सर्विस है, कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, जो भी टीचर आएगा उसने सिलेबस आपको पूरा करवाना है, पास पेपर की प्रैक्टिस करवानी है, सर्विसेज तो सेम है, तो इसलिए अगर कोई एक टीचर नहीं पढ़ाता तो कोई दूसरा टीचर पढ़ा सकता है, पर्सनल नेचर का नहीं है। लेकिन स्टिल अगर आप एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कह दें, बता दें कि जी मेरी इंटेंशन है कि मैंने स्पेसिफिक टीचर से ही पढ़ना है, यानी हमारा प्रोमिसर एक स्पेसिफिक पर्सन ही हो, तो लॉ कहता है चाहे कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का नहीं भी है, फिर भी इस कॉन्ट्रैक्ट को प्रोमिसर ही परफॉर्म करेगा, एजेंट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म नहीं कर सकते, या थर्ड पार्टी परफॉर्म नहीं कर सकते। ये बात समझ आई? तो कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन परफॉर्म कर सकता है? बेसिकली प्रोमिसर, एजेंट भी अगर पॉइंट कर, प्रोमिसर एजेंट को पॉइंट करता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी अगर उसकी डेथ हो जाए। लेकिन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव एजेंट नहीं, पर्सनल नेचर के? आगे एग्जांपल लिख दीजिएगा 2, मैरिज और आर्ट वर्क। और कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रोमिसर ही करेगा बस परफॉर्म, तो फिर प्रोमिसर ही करेगा, फिर ये 2 पार्टीज नहीं करेगी। थर्ड पार्टी, क्या थर्ड पार्टी एग्रीमेंट इसके साथ हुआ, थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर सकता हूं मैं? बिल्कुल। उस दुकानदार ने कहा मेरे पास चीनी खत्म हुई है, दूसरे दुकानदार के पास आपस में एक दूसरे के साथ होती है डीलिंग, उसे कहते हैं यार ये इस ग्राहक के भिजवा दो, मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। अब किसी दूसरी थर्ड पार्टी ने मुझे चीनी भिजवा दी, क्या मैं एक्सेप्ट कर लूं? मेरी मर्जी है, मैं अगर मेरे लिए एक्सेप्ट है तो मैं बाद में क्या मैं ये कह सकता हूं पहले वाली पार्टी से मेरे पैसे वापस दो? क्यों? उसने तो मुझे चीजें डिलीवर नहीं की। हाँ, तो मैंने उसके बिहाफ पे थर्ड पार्टी से एक्सेप्ट कर ली ना। ये एक तरह से वो कंसेप्ट हमारा लिंक हो रहा है बैकएंड पे, कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम थर्ड पार्टी, ये एक तरह से वो उससे लिंक हो रहा है। ये क्लियर हो गया? अब सुने जॉइंट प्रॉमिस का केस। पहले चलिए, अच्छा हमारा एक, अभी चूंकि मुझे आगे पता नहीं है कि किसी एमसीक्यूज में, मैंने सिलेबस पढ़ा आपका और क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, लेकिन एमसीक्यूज अभी कुछ मैंने पढ़े हैं आपके आइंदा आने वाले चैप्टर्स में, कुछ अभी नहीं पढ़े। पहले हमारे सिलेबस में होता था हु में परफॉर्म है ना, एक कंसेप्ट था हु में डिमांड, हु में डिमांड, लेकिन जिस तरह इसमें वेरिएशन है उसमें भी होते थे, तो वो कंसेप्ट अब हमारे सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चंस में भी नहीं है, मे भी एमसीक्यू में कहीं डिस्कशन हो, तो मैं इसीलिए बस एक खाना बना के ना उसको खाली छोड़ के आगे जा रहा हूं कि ये भी कंसेप्ट कभी होता था, अब हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर कभी कोई एमसीक्यू आया तो मैं उसका कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, वरना नहीं, ठीक है। यहां पे ये अब आते हैं रूल्स ऑफ जॉइंट प्रॉमिस। पहले हमारे सिलेबस में कंसेप्ट होता था गारंटी का, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, टेक्निकल था, समझाते हुए बड़ा मजा आता था। अब नहीं है, अब नहीं है, नहीं पढ़ाना नहीं है, नहीं, वो इस कंसेप्ट से रिलेट करता था जॉइंट प्रॉमिस। और एक और कंसेप्ट है, एक और टॉपिक है, वो भी बड़ा कमाल का टॉपिक है। नहीं वो है क्या, सारे अच्छे टॉपिक दुनिया से रुखसत हो गए क्या? वो है पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप। और आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा जो चैप्टर, सबसे ज्यादा डिटेल में जो टॉपिक है वो पार्टनरशिप का ही है, उसमें भी एक कंसेप्ट अप्लाई होता है, इसलिए आपने इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना है। और मैं पार्टनरशिप को भी जहन में रख के एक्सप्लेन करूंगा
ठीक है, पार्टनरशिप को भी ध्यान में रख के एक्सप्लेन करूंगा ताकि ये कंसेप्ट वहां पे जाके रिवीजन भी हो जाए और कंसेप्ट पक्का भी हो जाए। जॉइंट प्रॉमिस का मतलब क्या, देखें ए ने मिस्टर एक्स से वादा किया कि वो कोई गुड या सर्विसेज या पैसे अदा करेगा। ए कौन है? प्रॉमिसर। शाबाश शाबाश शाबाश, ये है प्रॉमिसर। और एक्स कौन है? प्रॉमिजी, डबल ई एंड में, प्रॉमिजी, प्रॉमिसर, प्रॉमिजी। जब एक ही प्रॉमिसर हो और एक ही प्रॉमिजी हो, इसे कहते हैं सिंगल प्रॉमिस। केस है सिंगल प्रॉमिस, और ये है सिंगल प्रॉमिसर, और ये है सिंगल प्रॉमिजी। जब प्रॉमिसर या प्रॉमिजी या दोनों पार्टीज ज्यादा हो जाएं, शाबाश, जॉइंट प्रॉमिसर। जैसे ए के साथ मिल गया बी, एक्स के साथ मिल गया वाई, और हमारी मर्जी जितने मर्जी मिला दें, अभी ये जॉइंट प्रॉमिस हो गया। और ये कौन है? जॉइंट प्रॉमिसर। ये कौन है? जॉइंट प्रॉमिसर। और ये कौन है? जॉइंट प्रॉमिजी। लेकिन याद रखें, दोनों का जॉइंट होना जरूरी नहीं है। एक भी अगर जॉइंट हो गया तो जॉइंट प्रॉमिस हो गया, यानी जॉइंट प्रॉमिसर होंगे और सिंगल प्रॉमिस होगा। ठीक है, अब यहां पे उसने जो कंसेप्ट बताया है प्रॉमिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है, प्रॉमिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताया। इसीलिए हम जिंदगी को करते हैं आसान। जो चीज सिलेबस में नहीं उस तरफ नहीं जाते, हाँ जो चीज सिलेबस में है उसकी डिटेल में पहुंच जाते हैं। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, प्रॉमिसी को एक ही रख रहा हूं, लेकिन प्रॉमिसर में एक और ऐड कर देते हैं, एक और ऐड कर देते हैं। ये ले जॉइंट प्रॉमिसर। ये कोई स्टूडेंट बता सकता है कि इसको क्यों मैंने कहा ये पार्ट, हाथ उड़ा के बोलना नहीं है, बताएं। नहीं, शाबाश। को बता सकते क्यों इसको मैंने पार्टनरशिप से मैच करवाया? शाबाश, क्योंकि पार्टनरशिप में इन्होंने बता दिया, पार्टनरशिप में एक से ज्यादा ओनर्स होते हैं। शाबाश। तो वो बेसिकली जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट करते हैं, जब बैंक से, अभी एग्जांपल जेल में रखिएगा, ये पार्टनर हैं, ये बैंक से लोन लेते हैं, पार्टनर हैं, बैंक से लोन लेते हैं, तो इन्होंने लोन वापस करना है। ये होंगे जॉइंट प्रॉमिसर और ये होगा प्रॉमिसी। ठीक है, प्रॉमिसी क्लियर। ये एग्जांपल जेल में रखिएगा, पार्टनरशिप ने बैंक से लोन, ये हमारी वो एग्जांपल है जो पार्टनरशिप में भी केस स्टडी में बड़ी दफा टेस्ट हुई है, और इस कंसेप्ट को भी एक्सप्लेन करने में हमारी हेल्प करेगी। इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं कि फर्ज करिए ये है जॉइंट प्रॉमिस, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में इनको कहता है पार्टनर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फर्क है, पार्टनरशिप एक्ट लैदा लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लैदा लॉ है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इनको पार्टनर नहीं कहता, क्या कहता? जॉइंट प्रॉमिसर। लेकिन कंसेप्ट वही है, पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स जॉइंट प्रॉमिसर होते हैं। अब रूल सुनिएगा। पहला रूल, रूल्स ऑफ जॉइंट कौन परफॉर्म करेगा? एनी ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर्स। जॉइंट प्रॉमिस, एनी ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर्स। एनी ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर का मतलब क्या? कोई एक 10 लाख लिया लोन बैंक से, बैंक ने लोन पार्टनरशिप को दिया, क्या बैंक मिस्टर ए से सारे का सारा लोन 10 लाख ले सकता है? क्या 2.5 लाख ले सकता है? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है जब डिफॉल्ट होगा तो बैंक 2.5 लाख हिस्से, 2.5 लाख हिस्से, 2.5 लाख हिस्से, 2.5 लाख हिस्से लेगा? और कितने का ख्याल है कि वो एनी ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर से 10 लाख लेगा? रुको जरा, रुको, वो आ गया, वो पॉइंट आ गया भाई। ये पहला पॉइंट समझ आ गया? एनी ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर, जॉइंट प्रॉमिसर में से किसी भी एक से 10 लाख। लेकिन ये तो ए से अगर 10 लाख ले लिया, ये तो ए से ज्यादा हो गई। असूली तौर पे तो 2.5 लाख इसको, 2.5 लाख इसको, 2.5 लाख इसको, 2.5 लाख इसको देना चाहिए। लॉ क्या कहता है?
कहता है जब जॉइंट प्रोमिसर इकट्ठा किसी के साथ एग्रीमेंट करेंगे ना या पार्टनर, तो हमने बाहर की पार्टी को सिक्योर करना है पहले, अंदर की पार्टीज को सिक्योर करना है बाद में। बाहर की पार्टीज को सिक्योर करना है पहले, अंदर की पार्टीज को सिक्योर करना है बाद में। बाहर की पार्टी कैसे? अगर लॉ ये कहता कि जी हर जॉइंट प्रोमिसर से इक्वली पैसे वसूल करें एक्सटर्नल पार्टीज को, तो एक्सटर्नल पार्टी सिक्योर होती? वो कभी ए के पीछे भाग रहा होता, कभी बी के पीछे, कभी सी के पीछे, कभी डी के पीछे। तो उसने कहा, लॉ ने पहला रूल एक्स को, प्रोमिसी को कहा जॉइंट प्रोमिसर में से कोई भी बंदा तुम्हारे हथे चढ़ जाए, सारे पैसे वसूल कर लो। अब मिस्टर ए जब इसको 10 लाख दे देगा, एनी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर का मतलब यह है, वो तो टेंशन में बैठा होगा। क्यों टेंशन में होगा मिस्टर ए? क्योंकि उसने तो 2.5 लाख असूली तौर पे जो उसकी लायबिलिटी बनती 2.5 लाख, उसने अपने शेयर से एक्सेस अमाउंट। अब उसके लिए लॉ ने कहा आगे दूसरी लाइन क्या? इफ ए जॉइंट प्रोमिसर पेड मोर देन हिज शेयर, इफ ए जॉइंट प्रोमिसर पेड मोर देन हिज शेयर, तो वो क्या करे? कैन क्लेम इक्वल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर्स, कैन क्लेम इक्वल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर्स। अगर ए ने एक्स को 10 लाख अदा कर दिया, अपना शेयर 2.5 लाख से ज्यादा किया, तो अब क्या करे? इक्वल। इसका मतलब यह है ए ने जब 10 लाख पे किया तो उसके बाद हर एक से इक्वल कितना होगा? 10 डिवाइडेड बाय 4। 2.5 लाख इसे लेगा, 2.5 लाख इसे लेगा, 2.5 लाख इसे लेगा। हिसाब बराबर हो गया कि नहीं? अब तो ठीक है, आपका एतराज दूर हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, लॉ ने डायरेक्ट प्रोमिसी को क्यों नहीं कहा कि इनसे 2.5 लाख ले प्रोपोर्शनेट? उसको एक्सटर्नल पार्टी को फैसिलिटेट करने के लिए कि जॉइंट प्रोमिसर में से कोई भी उसके हथे चढ़ जाए, वो उससे सारे पैसे ले ले। बाद में ये आपस में लड़ झगड़ जो भी है, क्योंकि आपस में इन्हीं ने लिया था ना, आपस में सेटलमेंट करते हैं, फिर पार्टी तो सिक्योर हो जाए। तो एक है एक्सटर्नल पार्टी को पे कौन करेगा? एनी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर। और दूसरा कंसेप्ट है कि अगर कोई एक अपने शेयर से ज्यादा, अपनी ड्यू लायबिलिटी से ज्यादा पे करता है, तो वो इक्वल कंट्रीब्यूशन ले लेगा। यहां तक क्लियर होगी बात? अब पूछिए। डेथ हो जाए, शाबाश शाबाश, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ला ने आपकी आवाज पहले से सुन ली, लायबिलिटी इन केस ऑफ डेथ। और आप ही बताइए, सोचें, अगर किसी बी की डेथ हो गई तो क्या कोई नहीं बोलेगा? तो क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव? तो पता था तो पूछा क्यों था? नहीं कोई बात नहीं, कोई बात। एक होता है असल में, ये नहीं जानबूझ कर नहीं करते स्टूडेंट, बाद में कई दफा ऐसे देखा होगा, वो असल में होता है कि इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, तो बंदा थोड़ा सोच के ना, फिर क्लास में पता होता है बैठे बैठे जो भी सवाल पूछेंगे सर ने जवाब दे तो देना है। तो जो भी सवाल में हमारे हम भी यही करते थे अपने उस्तादों के साथ, कि जो भी सवाल आया वो सोचे बगैर सर से पूछ लिया, पता था सर ने बता तो देना। लेकिन जब हम थोड़ा सा सोचते हैं ना तो उसका जवाब आ जाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि घर में बैठ के अगर कभी आपके जहन में सवाल आए ना तो थोड़ा सा सोचें, फौरी तौर पे ये फैसला ना कर लें कि सर से जाके कल पूछ लेंगे, पहले खुद थोड़ा सा सोचें और कोई ना कि जवाब पे पहुंचने की कोशिश करें, चाहे वो गलत क्यों ना हो। जजमेंट लाजमी अप्लाई किया करें, अपना प्रोविजनल आंसर जहन में रख लें, फिर कल टीचर से भी जरूर पूछें और इवैल्यूएट करें आपके जहन में जो आंसर आए वो ठीक था कि नहीं। डेथ होगी तो कौन जिम्मेदार है? बी की डेथ हुई तो कौन जिम्मेदार? अच्छा, एग्जाम में हमने थोड़ा सा इसको ना सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स में बताना है। जॉइंट रूल ऑफ जॉइंट प्रॉमिस क्या है? पहला रूल, एनी ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर इज लायबल टू परफॉर्म द प्रॉमिस। दूसरा रूल, इफ a joint promiser pays more than his due share, then he is entitled to recover equal amount from other joint promiser. तीसरा रूल, if a joint promiser dies, then his legal representative along with other joint promisers are liable. और अगर सारे के सारे joint promiser की डेथ हो जाए, then legal representative of all joint promiser, लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। हाँ जी बिल्कुल, ये जो विरासत के केस चल रहे होते हैं ना, इनमें इसी तरह होता है। वो दादा ने किसी जमाने में कोई प्रॉपर्टी ली थी, उसके आगे बेटे बच्चों में, और फिर उसके बाद आगे, इसी वजह से होता है। तो पॉसिबल है अगर जॉइंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेथ हो गई तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब पूछा उनकी डेथ हो गई तो
आगे चलते हैं। इन केस ऑफ डिफॉल्ट, ये कहानी में ट्विस्ट है। इन केस ऑफ डिफॉल्ट, कल नहीं अभी करेंगे। 10 लाख लिया, 2.5 लाख किसने दिया, 2.5 लाख किसने दिया, 2.5 लाख किसने, 2.5 लाख किसने दिया। डी की डेथ होगी तो यानी ये भी 2.5, ये भी 2.5, ये भी 2.5, इसके लिए 2.5 देंगे। ये दुआ करते हैं कि हमारा जॉइंट प्रोमिसर मर तो जाए, इंसॉल्वेंट ना हो। जॉइंट प्रोमिसर क्या दुआ करते हैं, हमारा दूसरा जॉइंट प्रोमिसर, हमारा दूसरा पार्टनर मर तो जाए, डिफॉल्ट ना हो। अगर ये डिफॉल्ट हो गया तो इसका इंसॉल्वेंट हो गया ना, पैसे तो है नहीं। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव, आपको एक मजे की बात बताता हूं। 1 लाख का लोन लिया मिस्टर ए ने, उसकी डेथ हो गई, लीगल 1 लाख का लोन पे करेंगे। लेकिन लॉ ये कहता है अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को विरासत में हिस्सा ही 50,000 मिले और लाइबिलिटी 1 लाख की है, शाबाश 50,000 पे करेगा। जो हिस्सा मिला ना उसमें से ज्यादा की लाइबिलिटी नहीं आ सकती। राइट्स और लाइबिलिटी दोनों ट्रांसफर होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, लेकिन लाइबिलिटी राइट से ज्यादा। जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट होता है उससे पैसे निकलवाए जा सकते हैं, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से नहीं। अब क्या होगा, एक्सटर्नल पार्टी के लिए तो सेम रूल है, किसी से भी 10 लाख ले लेंगे। लॉ कहता है अगर कोई डिफॉल्ट कर जाए तो इसकी वजह से जो बैड डेट होगा बाकियों में इक्वली बेयर करना पड़ेगा, इनको इक्वली बेयर करना पड़ेगा। यानी इसका मतलब है 2.5 इन्होंने अपना देना है, और फिर 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 3 ए बेयर करेगा लॉस, 2.5 लाख डिवाइडेड बाय बी, 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 3 और 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 3 सी बेयर करे। तो जरा बताइए कितना शेयर निकलता है। ठीक है, वही। अच्छा अब सुनिए, ए बी सी और डी 10 लाख लिया था, 2.5 लाख बैड डेट हो गया, सॉरी ये डी हो गया इंसॉल्वेंट, और इसकी प्रॉपर्टी में से सिर्फ 50% रिकवरी हुई, 50% रिकवरी हुई। ए का शेयर बताइए कितना होगा। हाँ 50% रिकवरी तो 50% क्या हुआ, तो रूल वही, ए का शेयर कितना होगा 2.5 लाख जमा, हाँ अब की बार 125 था, जो बैड डेट हुआ ना वो लॉस बेयर करना है इन्होंने, 125,000 डिवाइडेड बाय 3 जितना भी आता है। भाई क्लियर होगा ये कैसे। हाँ जी, तो ये समझ लगे लाइबिलिटी इन केस ऑफ डेथ और लाइबिलिटी इन केस ऑफ डिफॉल्ट। तो अब समझ आइए क्यों दुआ करते हैं कि मरता मर जाए ये इंसॉल्वेंट ना हो, क्योंकि अगर मर गया तो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पैसे दे देंगे, ए बी सी अनइफेक्टेड रहेंगे। लेकिन अगर ये डिफॉल्ट कर गया तो फिर इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ वो जी, इंसॉल्वेंट होने के बाद तो हमने इंसॉल्वेंट का केस करना है, क्योंकि मर गया तो उसका मतलब पैसे तो फिर भी नहीं मिल सकेंगे ना उससे। जी, डिफॉल्ट के केस में अगर वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ भी जाता है तो वो भी पैसे तो खुद से नहीं देगा, केस तो वही होगा प्रॉपर्टी। के बाद इसके सारे एसेट्स इसकी लायबिलिटी जो देके तो बाकी के रिसोर्सेज जाएंगे ना। हाँ जी बिल्कुल, नहीं जाते वो लायबिलिटी सेटिस्फाइड भी नहीं होती, उसके जो बाकी के होंगे जो खानदान के लोग तो उसके लायबिलिटी सेट तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अगर ये डिफॉल्ट हो जाता है और इसकी डेथ हो जाती है, क्या इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसकी लायबिलिटी पे करेंगे? नहीं, क्योंकि उन्हें कुछ मिला ही नहीं है, कुछ मिला ही नहीं, राइट से नहीं है तो लायबिलिटीज भी तो नहीं होंगी। ठीक है, वो तो मुकर जाएंगे, कहेंगे हमारा ये बाप ही नहीं था। अगर मैं मजाक के तौर पे कह रहा हूं, अगर वो डिफॉल्ट कर गया और उसके एसेट्स हुए 1 लाख, लायबिलिटीज हुई 5 लाख, तो लॉ को भी पता, लॉ कहते नहीं है मुनासिब बात नहीं है, हम रूल ये बना देते हैं कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जितने एसेट्स मिलेंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों मिलेंगी कॉन्ट्रेक्चुअल, लेकिन उनकी लायबिलिटीज जो उन्होंने पे करनी है रिप्रेजेंटेटिव ने, एसेट से ज्यादा नहीं होंगी, वरना तो उनके साथ जाती है। चलिए 12। अच्छा आगे चलते हैं। लायबिलिटी इन केस ऑफ रिलीज। अच्छा ये रिलीज वाला कंसेप्ट भी अच्छा है। डिफॉल्ट वाला समझ आ गया ना, डेथ और डिफॉल्ट में फर्क समझ आ गया, क्या करना है। रिलीज, रिलीज का मतलब क्या है?
अगर उसके निकल जाने के माइनर है तो उसकी बात हो गई है बट उसके चिल्ड्रंस हैं नहीं, अगर डी की डेथ हो गई, इसके पैसे नीचे गए लीगल रिप्रेजेंटेटिव और वो माइनर है तो वो पे होंगे। देखें रूल क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, जब किसी की डेथ होती है ना तो पहले लायबिलिटी सेटल होती है, बाद में डिस्ट्रीब्यूशन होती है। प्रैक्टिकली ये होता है, कहते हैं पहले लायबिलिटीज माइनस करें, बाद में वो माइनर वगैरह को पैसे जाएंगे अगर कोई पैसे जाएंगे। पहले डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसकी लायबिलिटीज पे होंगी, फिर उसके वाली वारसान में पैसे लीगल में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो अगर माइनर है इससे फर्क नहीं पड़ता। तो हाँ लीगल रिप्रेजेंटेटिव से मुराद, हाँ जी बिल्कुल, लीगल रिप्रेजेंटेटिव से मुराद सिर्फ बीवी बच्चे नहीं होते, हाँ बल्कि दूसरे लोग भी हो सकते हैं। सारे डिफॉल्ट हो जाएं, नहीं बिल्कुल ठीक है, सही, अच्छा क्वेश्चन। तो ये इसका बैडेड हो जाएगा, इसको सिंपल इसका बैडेड। रिलीज का कंसेप्ट समझा रहा था। रिलीज का मतलब क्या होता है? डी एक्स ए बी सी भाग गए, डी से भागा नहीं, क्या पकड़ा गया? एक्स ने डी से कहा लाओ पैसे, डी ने इसके पैर पकड़ दिए। उसने कहा आपकी मेहरबानी, मेरे खिलाफ कोई केस ना कीजिएगा, मैं हाँ जी बड़ा गरीब आदमी हूं, तो आपकी मेहरबानी आप ऐसा कीजिए, आप इनसे पैसे निकलवा लें। एक्स को तरस आ गया, उसने कहा अच्छा ये नहीं कहा मैं पैसे ही नहीं लूंगा। अगर ये कहे ना एक्स का ठीक है मैंने जो 10 लाख का तुम लोगों को लोन दिया था माफ किया, वो हो जाता है वेवर। ये नहीं कहा वेव नहीं किया, उसने कहा अच्छा मैं तुमसे पैसे नहीं वसूल करूंगा, तुमसे पैसे वसूल नहीं करूंगा। इसको कहते हैं रिलीज ऑफ ए पार्टी। क्या बैंक या मिस्टर एक्स अगर किसी एक जॉइंट प्रोमिसर को रिलीज करता है, क्या इसका यह मतलब है बाकी भी रिलीज हो गए? अब उसने बैंक ने किसी से भी पैसे नहीं लेने, पैसे लेने। क्या इसका यह मतलब हुआ बाकियों से 7.5 लाख लेना है? नहीं 10 लाख पूरा लेना। ठीक है, तो रिलीज ऑफ ए पार्टी इज नॉट रिलीज ऑफ ऑल पार्टीज। अदर पार्टी स्टिल लायबल हैं, लेकिन हाँ तरसना है तो बैंक है भाई, निकालो पैसे। लेकिन रिलीज ऑफ ए पार्टी समझ आ गया? रिलीज ऑफ ए पार्टी इज नॉट रिलीज ऑफ ऑल पार्टी। अगर बैंक डी को रिलीज करता है तो बाकी की पार्टी स्टिल लायबल है, लेकिन अगर बाकी की किसी ए पकड़ा गया, उसने 10 लाख दे दिया, अब ए डी से, बी और सी से तो कर सकता है रिकवर, 2.5 लाख डी से कर सकता है, यस कर सकता है, क्योंकि रिलीज किया है एक्स ने, ए ने नहीं किया। ए उससे रिकवरी करेगा। शाबाश, ये बात समझ आई? लायबिलिटी इन केस ऑफ रिलीज का मतलब समझ आया कि पार्टी को रिलीज करने का मतलब क्या है कि एक पार्टी को कहा हम तुमसे पैसे नहीं लेंगे, बाकियों से ले लेंगे, लेकिन अगर बैंक ने बाकियों से पैसे लेके निकल गया तो ये दूसरी पार्टी रिकवरी कर सकती है, बिल्कुल, क्योंकि इस ए ने डी को रिलीज नहीं किया। तो कुछ को समझ आए? अच्छा, अब एक तो ये कि आपकी होम असाइनमेंट में क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा है, तो आपने ये अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है लास्ट में। हाँ जी, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 और 4 है, ठीक है। खासतौर पे 4 के क्वेश्चन अच्छे हैं, और 4 में क्वेश्चंस पास पेपर वाले भी हैं। और दूसरा हाँ टेस्ट, आपकी टेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन जो अब टाइम हो गया है, कल पहले क्लास के स्टार्ट में टेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्कशन कर लें, फिर उसके बाद लेक्चर की तरफ चलेंगे, ठीक। लेकिन आपको अभी डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है। वैसे 5 मिनट है आपके पास? आपके पास 5 मिनट है? हाँ चलें, आज डिस्ट्रीब्यूशन करते चलें इनके। शाबाश शाबाश, जल्दी से लें भाई, लें जल्दी करें। आपकी क्लास के टॉपर्स की अनाउंसमेंट पहले वाला नोट भाग के लेके आओ, बाकी फटाफट। शाबाश। फर्स्ट पोजीशन पे 38 मार्क्स है टोटल टेस्ट के, ये टेस्ट 1 की रिपोर्ट है। फर्स्ट पोजीशन पे है 150, दो स्टूडेंट्स हैं। पहले स्टूडेंट है 15026 अवैस अमजद। किधर है अवैस अमजद? अच्छा, जो छुट्टी पे हो ना उसको प्राइज नहीं मिलेगा, कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं, पर्सनल नहीं, एक्सपर्टीज वाला।
150269 नहीं है। सेकंड 19987, ये भी फर्स्ट पोजीशन पे है, शाबाश। 19987, अच्छा वो भी ला रहा है प्राइस में बेकर। सेकंड आईडी नहीं लिखा हुआ, फीमेल स्टूडेंट है, माहम नवीद, शाबाश, इनकी सेकंड पोजीशन है। थर्ड पोजीशन पे 164, ये दीजिए फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड और थर्ड का दीजिए, ये इन दोनों का। सेकंड और थर्ड आप दोनों इकट्ठे हैं, टेस्ट में भी इकट्ठे बैठे थे? शाबाश शाबाश, नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरा कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा, मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ। शाबाश। 16493 अदील अशरफ, अदील अशरफ, आपको आईडी नहीं पता मेरे भाई को? अपना नाम तो कंफर्म है ना, यही है? ओके, अच्छा 199 फिफ्थ पोजीशन में 19928, 19928, ये फीमेल स्टूडेंट्स है, ये मार्क्स है इनके 30, 19928, शाबाश। और सिक्स पोजीशन पे है 19013, इनके भी 30 मार्क्स है, नुमान फारूक, शाबाश, दीजिए इनको भी प्राइस। 18557, 18557, शाबाश, इनको भी, इनके भी 30 मार्क्स है। 8 नंबर में 17365, 17365, शाबाश, इनको भी दीजिए। 9th पोजीशन पे है 14578, 1 फॉर नुमान, 28.5, शाबाश नुमान भाई, शाबाश। 10th पे है, अच्छा 10th पे 2 स्टूडेंट है, 10वें तो 10वें 11वें को भी हम शामिल कर रहे हैं। 19588 फीमेल स्टूडेंट, शाबाश, 10th पोजीशन, 28 मार्क्स। और 11th पे है 17312 एम उसामा, शाबाश, इनको भी दीजिए जी। अच्छा स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। टोटल इनरोल्ड स्टूडेंट लिस्ट के मुताबिक है 130, टेस्ट जिन्होंने दिया है 70%, 54% स्टूडेंट, 46% स्टूडेंट्स ने टेस्ट ही नहीं दिया, 46%, तो ये तो सीधे सीधे फेल हो गए ना है। तो ये जो बाकी जिन्होंने टेस्ट दिया है 54%, इनमें से भी तकरीबन आधे स्टूडेंट फेल है, आधे स्टूडेंट फेल है। तो तकरीबन हमारा रिजल्ट क्लास का कोई 30% के आसपास है। तो एग्जाम में भी इतना ही होता है, एग्जाम में। तो इसका मतलब यह है कि जो स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट इस टेस्ट में पास हुए हैं, तकरीबन उतने ही स्टूडेंट, अच्छा ये नहीं मैं कह रहा कि वही स्टूडेंट, थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन तकरीबन उतने ही स्टूडेंट्स आई कैप में भी पास होते हैं। ठीक है जी, चलिए अब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम जी। ये आप आईडी लिखा करें, आईडी नहीं आप लोग लिखते हैं, आपको आईडी पता है ना अपने, आईडी जरूर लिखा, क्योंकि हम आईडी से आपका रिकॉर्ड रखते हैं। ये फीमेल स्टूडेंट है 14 मार्क्स, फारूक डबल नहीं, हाँ पास कितने वाले थे? 38, हाँ 19 नंबर वाले पास है, 19 वाले। 114575, शाबाश, 26 मार्क्स, ये भी फीमेल स्टूडेंट है। फिर है हसनैन नवाज, 70 मार्क्स, हसनैन भाई फारूक है इस टेस्ट में। फिर मोहम्मद अमार, मोहम्मद अमार किधर है? मोहम्मद अमार, शाबाश, नहीं 22 पास है। नेक्स्ट फीमेल स्टूडेंट 25.5, शाबाश, ये भी फीमेल स्टूडेंट है, फेल है ये 17 मार्क्स के साथ। ये भी के फीमेल स्टूडेंट 24.5 पास, 22 पास, शाबाश। 13 मार्क्स, फारूक। वकास भाई, शाबाश, 26 मार्क्स। उस्मान वहीद नहीं, उस्मान भाई थोड़ा सा मार्जिन से रह गए। नेक्स्ट उसामा 17312, 28 मार्क्स, शाबाश। नदीम इकबाल 24, शाबाश। 14906, 19 मार्क्स, पास। हमाद अकरम 22, शाबाश। हमजा अली 19 पास, 25 पास। 30.5, शाबाश, पास। 27 पास, 19 पास, 29 पास, 24 पास। ये सारे फीमेल स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिए हैं। एक मिनट है, मेरा रिस्क बढ़ गया है। कितने स्टूडेंट्स ने टेस्ट नहीं दिए? मेल स्टूडेंट्स में से जिन स्टूडेंट ने टेस्ट नहीं दिए जरा हाथ उठाएं, और जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिए हैं वो जरा हाथ उठाएं। इतने टेस्ट हैं नहीं वैसे, अच्छा हैं, चले कोई बात नहीं। 8.5 फारूक, 27, 28। चलिए ऐसा करते हैं, बाकी के कल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 30
जी 5 मिनट हो, चलें ठीक है 5 मिनट हो, ठीक। हाँ कल पढ़ के भी आना है आपने, क्योंकि कल डिस्कशन करनी है। शाबाश, अभी करते हैं। जिन स्टूडेंट की क्लास है वो अभी जा सकते हैं और टीयर रूम से ले सकते हैं, जिन स्टूडेंट की अभी क्लास है। अरसलान, ये रिकॉर्डिंग खत्म कर दीजिए, रिकॉर्डिंग बंद।